भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम। मैं ओम प्रकाश राठौर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। भाइयों, मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियाँ बताना चाहता हूँ, जो अनेकों भाइयों के मन में ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि आखिर ये साजिश कब से रची जा रही थी? कितने लंबे समय से इसका ताना-बाना बुना जा रहा था? कौन-कौन क्षेत्र के लोग इसमें शामिल थे? क्या इसके पहले भी इस लड़की को तैयार किया गया था? और क्या इसके पहले और भी कोई साजिश रची गई थी, जिस पे वो कामयाब नहीं हो पाए? इन तमाम बातों को लेकर के जितनी जानकारियाँ एकत्रित हो पाई हैं, उसके आधार पर मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आखिर ये साजिश कितनी लंबी थी। भाइयों, मैं साजिश की बात बताऊँ उसके पहले करोड़ों गायत्री परिजनों के लिए एक और शुभ संदेश आया कल शाम को, जब कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रतिशोध, निहित स्वार्थ एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते लंबे समय से साजिश की जा रही थी, उसका पटाक्षेप उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ ही इस हिस्से का समाप्त हो गया। हमने देखा कि इसके पहले आप में से बहुतों को जानकारी है कि नहीं, 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जितनी मांगे थी उसको खारिज कर दी थी। वो मांगे क्या थी मैं आपको बता दूं। इन्होंने ने मांग किया था कि डॉक्टर साहब की जमानत को रद्द कर दिया जाए, केस को हरिद्वार से कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाए और डॉक्टर साहब खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए। आरोप लगाने वाली लड़की को धमकी दी जा रही है, उनकी गवाहों को धमकाया जा रहा है। इन सारे प्रकार के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इन षड्यंत्रकारियों ने केस दायर किया था। उस केस पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने तत्काल ही समझ में आ गया वह केस किस तरह से उनका आरोप झूठा है और उसे वह 30 सितंबर को सिरे से खारिज कर दिया। जिस समय यह केस खारिज हुआ था, उसी समय इनकी जो 7वें आसमान पर पारा चढ़ा हुआ था, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका था। उसके पश्चात अभी जब हमने देखा 11 तारीख को हरिद्वार की पुलिस ने जिस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पूरा का पूरा इनका आरोप झूठा साबित हो गया, वो भी हम सब ने देखा, बड़ी खुशी हुई। और कल नैनीताल उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार के आधार को आरोपी ने किसी प्रकार की सबूत पेश नहीं कर पाया अपने आरोप पर, बल्कि डॉक्टर साहब के पक्ष से इतने सारे सबूत, ठोस सबूत पेश किए गए हैं जो अकाट्य थे, जिनको आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने यह केस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। भाइयों, आप और हम ये कभी कल्पना नहीं कर सकते कि शांति कुंज जैसे पवित्र स्थल में इस प्रकार की घृणित मानसिकता वाले लोग साजिश रच सकते हैं। ये हम सब की कल्पना से बाहर की बात, क्योंकि हम सभी उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने केवल सकारात्मक चिंतन की दिशा में चलते हुए व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की बात कही, और हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसी कार्य में लगाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे भी निकले जो हमारे ही वेशभूषा में रहकर, हमारे ही बीच रहकर ऐसे पवित्र स्थल को बदनाम करने में जुटे रहे, साजिश रचने में लगे रहे। भाइयों, जब 7 मई को सुबह यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कुछ अखबारों के माध्यम से ये पढ़ने को मिला कि किसी लड़की ने एक गंभीर आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज रिपोर्ट कराई है,
करोड़ों गायत्री परिवार के परिजन भुगत के रह गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकाएक क्या हो गया। चूंकि इस प्रकार के मानसिकता वाले परिजन भी हो सकते हैं, ये हम सबकी कल्पना में नहीं था। इसीलिए हम सबको यह एकाएक प्रहार जैसा लगा। घटना के पश्चात जब हमने इसके जानकारियां एकत्रित की कि आखिर ये घटना एकाएक हुआ, ये बहुत पहले से साजिश की जा रही थी, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कौन-कौन लोग शामिल हैं, किस-किस स्तर के लोग हैं। ये सारी जानकारियां जब-जब एकत्रित हमने किया, तब तक चौंकाने वाली खबरें मिलती गई, हैरान करने वाली खबरें मिली। आप भी जान करके हैरान हो जाएंगे। इसकी अनेक कड़ियां हैं और ये सारे कड़ी जुड़ करके एक ऐसे षड्यंत्र रचे जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते, जो मिशन के परिजन कहलाते हैं। कम से कम वो तो कदापि नहीं कर सकते। मैं शुरुआत करता हूँ भाइयों, राजस्थान से। राजस्थान में एक आश्रम है जो बहुत पहले से ही मिशन मुक्ति आंदोलन बड़ी प्रखरता के साथ संचालित करता है। वहां का संचालक खुद के मस्तिष्क में मानसिक रूप से व्यसन से ग्रसित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो संचालक कसम खाता है, कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, डॉक्टर प्रणव पंड्या को चैन से जीने नहीं दूंगा। अब उसकी क्या दुश्मनी है वो तो वो जानेगा, लेकिन एक परिजन होने के नाते यदि इस प्रकार का कोई कसम खा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह मानसिक रूप से किस स्थिति में होगा। वह अपने इस प्रतिशोध की भावना को इतने निचले स्तर तक ले जा सकता है, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार का आरोप अभी 5 मई को लगाया गया एक लड़की के माध्यम से, इसी प्रकार का आरोप वो आज से 3 साल पहले भी लोगों के बीच लगाता रहा है, बताता रहा है। और दुर्भाग्य है उन परिजनों का जो उनकी बात को विश्वास करके अपने क्षेत्रों में वापस आकर, अपने प्रदेश में वापस आकर उसी प्रकार की बात करते रहे। दुर्भाग्य है उनका भी। भाइयों, वो महोदय अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार का हथकंडा अपनाते थे, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। वो क्या करते थे, वो कुछ महिलाओं को शांति कुंज समयदान के लिए भेजते थे, ये हिदायत देकर कि वो डॉक्टर प्रणव पंड्या के नजदीक जाने का प्रयास करें, उनके साथ फोटो खिंचवाने का प्रयास करें और कुछ ऐसा करें जिससे हम साबित कर सकें कि उनका चरित्र ठीक नहीं था। वो इसी काम से शांति कुंज समयदान के लिए भेजते थे। आप हैरान हो जाएंगे, शांति कुंज जैसे पवित्र स्थल में इस मानसिकता के लिए जाना और भेजना और वहां रहना। लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। तब उन लोगों ने प्रयास किया, कोई ऐसी लड़की की तलाश की जाए जो वहां रहती हो और जिन्हें हम तैयार कर सकें उन डॉक्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की। उन लोगों की नजरों में यही लड़की मिली जो आज आरोप लगाई थी, यही लड़की मिली थी आज से लगभग 2 साल पहले भी। क्योंकि एक यज्ञ कार्यक्रम के सिलसिले में जब हमारे कार्यकर्ता उनसे मिले उस राजस्थान के आश्रम में, तो वह व्यक्ति उस समय 2 साल पहले इस लड़की का नाम लेकर बोली थी कि उसको हम तैयार कर रहे हैं डॉक्टर साहब के खिलाफ। बड़ी हैरानी होती है, तैयार करने का मतलब क्या होता है? अरे लड़की के साथ घटना घटी है तो उसका रिपोर्ट उसी समय दर्ज होना चाहिए था, फिर वो लड़की के माध्यम से होना चाहिए था। आप उसे तैयार करें, इसका मतलब क्या होता है? भाइयों, ये 2 साल पहले इसी लड़की को इन लोग तैयार करने में लगे थे और उस समय यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये लड़की तब तैयार नहीं थी। तो एक प्रमाण तो यही मिल गया, यदि इस लड़की के साथ कुछ घटना घटी होती
तो आज से ये 2 साल पहले उन लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कर देती, मगर नहीं की। इसका दूसरा प्रमाण कब मिला? जो आश्रम वाले महोदय हैं, जो इस बात को कह रहे थे, उसका प्रमाण तब मिला जब हमको ये भी जानकारी मिली कि सचमुच इस लड़की को आज से लगभग 2 साल पहले गुजरात की रहने वाली एक बहन जी, पटेल सरनेम की है, जो अमेरिका में रहती है और जो इस षड्यंत्रकारियों में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। पैसे जुटाने से लेकर के सारे लोगों का ब्रेन वॉश करने में और बहुत सारी गतिविधियों में माताजी की भूमिका में रह करके लोगों को भ्रमित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। वही माताजी इसी लड़की को लेकर के दिल्ली गई थी आज से 2 साल पहले। तब लड़की को नहीं पता था कि उसको दिल्ली क्यों ले जाया जा रहा है। दिल्ली पहुंचने के पश्चात उसे पता चला कि ये डॉक्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उस पर लाया गया है और उस पर दबाव डाला जा रहा है। क्योंकि लड़की के साथ ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी, तो वह इसको इनकार कर दी। लेकिन ये चूंकि उनके गिरफ्त में थी, तो आखिर क्या करें? किसी तरह से उनके चंगुल से ये बाहर निकली, बाहर निकलकर अपने गांव आ गई। अन्यथा ये 2 साल पहले रिपोर्ट हो गया होता। बाहर आ गई तो उन लोग का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये तैयारी नहीं हुई। फिर लोगों ने और भी तलाश किया, कोई और दूसरी लड़की को तैयार कर सके, मगर इनके इस घृणित साजिश में कोई भी लड़की या महिला तैयार नहीं हुई। ये 2 साल तक इसके पहले से भी प्रयास कर रहे थे, मगर पिछले 2 साल से लगातार इसी लड़की के पीछे पड़े हुए थे कि तुम किसी तरह से डॉक्टर प्रणव पंड्या के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो, और उसके बदले में इसको क्या देने वाले थे, ये लड़की कबूलेगी आने वाले समय में, आज नहीं तो कल कबूलेगी। और मुझे तो आज भी ये यकीन लगता है कि ये लड़की अपने से रिपोर्ट नहीं दर्ज की है, इसको फिर से गुमराह करके धोखे से दिल्ली ले जाया गया है और दबाव डाल करके रिपोर्ट करवाया गया है। जब ये पुलिस की जांच होगी तो ये बात सामने आ जाएगा। उसके बदले में उसको क्या देने वाले हैं, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि किस तरह से ये घृणित साजिश इन लोगों ने रचा। लड़की पर कोई घटना नहीं घटा है, इसका प्रमाण और मैं देता हूं आपको। 7 मई को जिस दिन यूट्यूब के माध्यम से सारे देश भर में ये समाचार फैला, हम लोग के पास भी जानकारियां मिली, तो सुबह सुबह एक हमारे कार्यकर्ता ने आरोप लगाने वाली लड़की को फोन किया, क्योंकि वो उसको पहचानता है, जानते हैं, बहुत निकट से जानते हैं। उनने फोन किया, बोले बेटा इस प्रकार का यूट्यूब चैनल में आ रहा है, रिपोर्ट दर्ज हुआ है और उसमें तुम्हारा नाम आ रहा है। लड़की फौरन बोलती है कि बाबूजी मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है। ये 7 तारीख की सुबह की बातचीत आपको बता रहा हूं मैं। तो कार्यकर्ता बोले कि बेटा लेकिन नाम तो तुम्हारा ही आ रहा है। लड़की बोलती है बाबूजी हो सकता है मेरी नाम की कोई और दूसरी लड़की होगी, मैं आपको पता करके बताती हूँ। फिर कार्यकर्ता पूछे कि बेटा तुम इस समय कहाँ हो? तो बोलता है बाबूजी मैं तो अपने गांव में हूँ। फिर उन्हें पूछा बेटा तुम्हारा गांव कहाँ है, बिलासपुर से कितना दूर पड़ता है? तो उन्हें सब बताया, बिलासपुर से 30 किलोमीटर पड़ता है बाबूजी, मेरा गांव अमुक है, सारी बात बताई। आप कल्पना कीजिए, यदि उस लड़की के साथ घटना घटा होता, क्योंकि रिपोर्ट तो 5 तारीख को दर्ज हो चुका था, तो उससे ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई है, कि मैं अपने गांव में हूं, जबकि थी वो दिल्ली में। इसका मतलब ये है कि सचमुच उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, करवाया गया था और उसके साथ कोई घटना नहीं घटा था। घटना घटा होता तो बेदाग कहता, वो कहती कि बाबूजी मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है इसलिए मैंने करवाया। क्योंकि घटना घटी भी नहीं थी और रिपोर्ट किसी के दबाव में किया गया था, इसलिए जिसके साथ बातचीत हो रहा था, चूंकि उसका वो बहुत सम्मान करती है,
इसीलिए बाबूजी कहती थी और उसके सामने वो झूठ नहीं बोल पा रही थी। मतलब क्या कहूँ इसे, उसके सामने वो घबरा गई या जैसा भी हो, सच को बता रही थी कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की है, अपने मन से नहीं की है। भाइयों, ये जिस तरह से ये साजिशकर्ता लोगों का समूह था, ये सारे समूह मिल करके एक लड़की को बलि का बकरा बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे। आज उनका मंसूबा फेल हो गया। अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस लड़की का इस्तेमाल किया। इसका दूसरा छोर कानपुर से आता है। कानपुर के एक पटेल भाई हैं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। मुझे पता चला कि वास्तविक में ये वहां पढ़ने नहीं गए थे, इसको भेजा गया था वहां पे ये जानने के लिए कि विश्वविद्यालय में जो भी खामियां नजर आए तुम खोज खोज कर निकालो और हमें भेजो, और खामियां नहीं मिले तो खामियां पैदा करो, लोगों को भड़काओ, उनके बीच में गंदी बातों को फैलाओ, वातावरण को दूषित करो, माहौल को गंदा करो और डॉक्टर साहब को बदनाम करो। इसी उद्देश्य को लेकर के वो विश्वविद्यालय में पढ़ने गया और आज इस षड्यंत्रकारी समूह में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप सब जानते हैं उसको। तो ये एक साजिश के तहत किया गया। इतनी घृणित मानसिकता का रहने वाला गायत्री परिवार का परिजन कहलाता है, हम तो कभी सोच नहीं सकते। आप भी नहीं सोच सकते इनको, ऐसी मानसिकता को लेकर कोई जाए और इस प्रकार का काम करे, लेकिन किया ऐसा। इसी प्रकार से इतनी कड़ियां हैं इनकी। कोई साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जानकारी रखता है, कोई कानून के क्षेत्र में अच्छा जानकारी रखता है, तो कोई यहाँ से विदेश जॉब में गया, वहां से अपनी आर्थिक मदद करता है। तो इन लोगों सारे लोग मिल करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार की साजिश का ये लोगों ने काम किया है। और आज जब उच्च न्यायालय के आदेश से इस हिस्से का षड्यंत्र समाप्त हो गया, तो भाइयों, हजारों गायत्री परिवार के परिजनों को सुकून हुआ है। लेकिन मैं सतर्क भी करना चाहता हूं कि ये साजिश करता हो सकता है आने वाले समय में फिर कोई नई साजिश पैदा करें। इसीलिए जितने भी हम परिजन हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हमारे आसपास हमारे ही वेशभूषा में पहन करके ये लोग रहते हैं जिनको पहचान नहीं मिलता। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और कभी भी किसी भी माध्यम से नकारात्मक बातें आए उसको वहीं चुप करा दें, उसको फैलने ना दें। मैंने देखा कि यदि इनका जो शुरुआत में जैसा भी उपक्रम मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि उसी समय इनका मुंह बंद करा दिया जाता तो शायद इतने नहीं उचकते। ठीक है, हमारा काम युग निर्माण का है, हमारी दिशा केवल एक ही दिशा में है, लेकिन चूंकि वर्तमान समय बहुत ही अ, विचित्र समय चल रहा है, अपने परिजनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस घटना सुन करके कई परिजन हैं जो सदमा में चले गए थे, जिनके स्वास्थ्य खराब हो गया था, जो हतोत्साहित हो गए थे, निरुत्साहित हो गए थे। तो ऐसी घटना दोबारा न हो, इसीलिए क्षेत्र के सभी हमारे निष्ठावान समर्थ सक्रिय कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों का तत्काल मुंह बंद कर दें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक संदेश फैलाते हैं, किसी भी प्रकार की। भाइयों, साजिश की ये परतें कितनी गहरी हैं, आने वाले समय में इसका खुलासा और हो जाएगा और हम चाहते हैं कि ये खुलासा साजिश में शामिल लोग ही खुद करें। कुछ काम उनके लिए भी सौंप के रखते हैं, वो निकट भविष्य में ऐसा होगा।
लेकिन एक बात तय है कि सत्य की जीत होती है और जो मिशन के काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, उनको आप परेशान कर सकते हैं, भ्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की हुई है और इसी सहारे ही हम गुरु के एक शिष्य के नाते इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि इन षड्यंत्रकारियों का मंशा रहा होगा कि हम इसके आधार पर पूरे संगठन को अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से हम संचालित करेंगे, ये बहुत बड़ी इनकी भूल है, बहुत बड़ी इनकी गलती है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जिनका नाम प्रत्यक्ष रूप से आता है, इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारे अग्रज हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इनका मार्गदर्शन करते थे, इनका संरक्षण देते थे, इनको बढ़ावा देते थे, पर्दे के पीछे रह कर के। उन सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम अब तो स्थिति को समझें और सारे लोग एक ही दिशा में काम करें, केवल गुरु के लिए काम करें, केवल युग निर्माण के लिए काम करें, तो हमारा सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सबको पुनः